नमो अर्हन्ताय नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं द्युवणेदमधुरविशदवक्षाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसकी 24 गाथाओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 25वीं और 26वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक षड्द्रव्य पंचास्तिकाय सामान्य वर्णन है और उसके बाद फिर 27वीं गाथा से प्रत्येक अस्तिकाय का और अंत में काल द्रव्य का वर्णन किया गया है। जीव द्रव्य का वर्णन, जीवास्तिकाय का वर्णन, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय और अंत में फिर काल द्रव्य की चर्चा की गई है। ऐसे 6 द्रव्य हो गए, 5 अस्तिकाय हो गए और 6 द्रव्य हो गए। और 1-2 गाथाओं में नहीं, बहुत विस्तार से चर्चा होगी। विस्तार भी संक्षेप ही है क्योंकि संक्षिप्त रुचि वालों के लिए ही ये पूरा ग्रंथ है। फिर भी हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, उस अपेक्षा विस्तार से वर्णन है क्योंकि वहाँ 1-2 गाथाओं में ही प्रत्येक द्रव्य का वर्णन कर दिया गया था। तो जब ये हम अब पुनः ये पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये अनुभव हो रहा है कि पंचास्तिकाय ग्रंथ का सार लेकर ही द्रव्य संग्रह की रचना की गई है। और इसकी टीका, जो दोनों टीकाएं और खास तौर से जो जयसेनाचार्य की टीका है उसका सार लेके द्रव्य संग्रह में, टीका में, व्याख्या में ब्रह्मदेव सूरी जी ने, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने उसमें बहुत सारे विषय यहाँ से भी लिए हैं और अन्यत्र से भी लिए हैं और उनने अपने ही खुद के विशिष्ट अनुभव से बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है जो हमने इसके पहले स्वाध्याय किया है द्रव्य संग्रह का। तो यहाँ उसी विषय का विस्तार से विशेष वर्णन किया जा रहा है अनेक दृष्टियों से। तो यहाँ 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय का वर्णन
सामान्य रूप से पहले कर रहे हैं, फिर विशेष रूप से करेंगे 27वीं गाथा से। तो 25वीं गाथा से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना बराबर? 24 गाथाएं हो चुकी हैं, तो कितनी गाथाएं याद हो गई? जो मुख्य गाथाएं हैं वो तो कम से कम याद करें ही, और जो पूरा कर सकें वो बहुत धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं। और जो मुख्य विषय है वो तो याद रहना ही चाहिए। तो मैं आपसे इस संबंध में चर्चा करूंगा। अभी भी कोई यदि गाथाएं सुनाने के इच्छुक हों कि आपने कितनी गाथाएं याद कर ली हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, बीच में मैं पूछ लूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। दीदी आपने कितनी कर ली? साधना जी, मंगलाचरण के बाद करनी हुआ? अच्छा, कोशिश भी नहीं की? कई चीजें द्रव्य पढ़ रहे संग्रह हैं में ना, तो आपने 14-15 गाथाएं की थी। किया था, वो बड़ी सरल थी। द्रव्य संग्रह की गाथा है, ये ये भी थोड़ी सरल है। कठिन थी। सरल सरल है ना? जो सरल सरल ज्यादा सरल हैं और मुख्य भी हैं, मतलब उनको याद रखने से आगे पीछे का विषय स्पष्ट हो जाता है, तो वो तो कम से कम याद करते ही जाएं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और संगीता जी आपने पूरी 24? 8 गाथा। अरे वाह, 8 गाथा याद हो गई। पूछ लूं? एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर भी कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी बता देंगे आपको। तो शुरू का पद बोलेंगे और आप उसका पूर्ति करना। 6वीं गाथा, नहीं 7वीं गाथा है। 7वीं गाथा, अन्नोणम अन्नम पविसंता तेंता ओगासमन्नमन्नस्य मेलन्ता वियनिच्चम संग स्वभावं न विजहन्ति। सकम गा पर बिंदी है। और दिन अन्नोणम पविसंता, देखो लय अच्छी बनेगी, याद भी रहेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। पविसंता तक, अन्नोणम पविसंता दिनता ओगास मन्नमन्नस मेलन्ता वियणिच्चम सगम सहावम न विजहन्ति। बहुत सुंदर गाथा है ये, बहुत अच्छा सुनाया आपने। चलिए, और डॉक्टर निधि जी ने कितनी कर ली हैं? वो तो कह रही थी 24 ही कर ली हैं शायद। नहीं, 24 नहीं की। मुझे 10 तक तो अच्छे से याद है, फिर 11 से 14 भी याद है, कुछ कुछ वर्ड्स मिस हो रहे हैं कहीं कहीं। अच्छा, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो कुछ पूछ लेते हैं आपसे भी, तो आप सुनाइए 7वीं गाथा। और 7वीं गाथा के, नहीं 6वीं गाथा, और 6वीं गाथा के की शुरुआत है तेचेव अत्तिकाया। भैया जो पता नहीं कुछ छठे तो मुझे याद ही नहीं हो रही हो ना, उसका मतलब याद हो रहा है। आपने बताया था पर फिर भी नहीं हो रहा है। ये तो कल भी दोहराई थी, क्योंकि इसमें वो विषय आया है जो अभी आगे आया था, तो उसको वापस दोहराया था कल। चलिए, तो और कोई पूछूं? ये गाथा से नहीं समझ में आ रहा है कि विषय ही समझ में नहीं आया? गाथा के वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं आ रहे हैं। ते चेव अस्थिकाया, वे अस्थिकाय हैं, जो पहले कहे गए हैं वे सब अस्थिकाय हैं। ते कालीय भाव परिणदा नित्या, और त्रैकालिक भावों से परिणमित होते हैं, इसलिए नित्य हैं। तीनों काल के भावों से, 3 काल, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, ऐसे त्रैकालिक भावों से है रूप से परिणमित होने से नित्य हैं। गच्छन
गच्छन्ति द्रव्य भावम, और द्रव्य भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है। परियठन लिंग संयुक्ता, इससे तो काल द्रव्य का उल्लेख किया गया है। ये परिवर्तन लिंग से जो संयुक्त है, परिवर्तन लिंग से संयुक्त हैं वो जो पंचीकाय की चर्चा की, वे द्रव्य हैं और वे परिवर्तन लिंग से संयुक्त हैं। कि परिवर्तन लक्षण युक्त काल द्रव्य के निमित्त से वो परिणमन करते हैं। त्रैकालिक परिणमन की बात की ना ऊपर। और जीव और पुद्गल के परिणाम काल द्रव्य की सिद्धि में निमित्त हैं। ठीक है। ये परियठन लिंग संयुक्ता का अर्थ स्पष्ट किया। ये तो समझ में आ गया भैया जी। ये ऊपर वाली लाइन में लास्ट वर्ड है ना, त्रैकालीय भाव। हाँ। वो त्रैकालीय भाव किसको बोला है? भाव किसको बोला है? पर्याय पर्याय को। त्रैकालिक भाव से संयुक्त है। पर्याय मतलब ये क्षण क्षण में विनष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी, मतलब ध्रुव्य रूप पर्याय। या कहें अपन पर्याय नहीं कहना हो तो मत कहो, सत्ता रूप कहो, ध्रुव रूप कहो। ध्रुव है, ध्रुव त्रैकालिक भाव रूप से परिणमन करते हैं, अर्थात वो त्रिकाल बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, सद्भाव रूप हैं त्रैकाल। ठीक है। जो तीन काल के भावों रूप परिणमित होते हैं तथा नित्य हैं, ऐसे वे ही अस्तिकाय परिवर्तन लिंग सहित द्रव्यत्व को प्राप्त होते हैं। तीन काल के भाव रूप परिणमित होते हैं, तो तीन काल के भाव रूप परिणमित होते हैं, अर्थात उत्पाद व्यय भी लेना है और द्रव्य बना भी लेना है। वो सब आ गया उसमें। तीनों काल उत्पाद व्यय रूप होते हैं, साथ में ध्रुव भी रहते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जिसकी चर्चा आगे की है। ठीक है। चलिए, तो अब उसको याद कर लेना। ऐसा और किसी में तो नहीं है, नहीं तो मैं अगली गाथा बोलूं कि ये सुनाओ तो आप फिर कहने लगो ये भी ऐसा ही है काम इसका। ऐसा तो नहीं है ना? तो लेता हूं। तो बताइए आप। 8वीं गाथा। सत्ता सव्यपयथा, सत्ता सव्यपयथा सविसरुवा अनंत पजाया भंगुपाद धुवत्ता सपरिवक्षा हवदि एका। बहुत बढ़िया, अच्छा सुनाया। तो और एक सुन लेते हैं। 10वीं सुनाइए, जिसमें द्रव्य के तीनों लक्षण बताए। दव्वम सल्लखणीयम, दव्वम सल्लखणीयम, दवं सल्लखणीयम् उपाद वैधुव संयुक्तम् धुवत्त उपादव्य धुवत्त संयुक्ता संयुक्ता उपाद वैधुवत्त संयुक्ता। तम, एक बार मेरे से गलती हो गई तो वही दोहराएंगे। उपादव्य धुवत्त संयुक्तम, उपाद वैद्रव्य संयुक्तम् उपाद व्यय ध्रुवत्त संयुक्तम् गुणपज्जाया पज्जाया नहीं, पज्जया, या में आकी मत। गुणपज्जाया मिस हो गया। गुणपज्जाया संयम वा जमतम भण्णन्ति सवर्णहु जमतम भणन्ति सवर्णहु।
हाँ, तो और अच्छे से करना है, ये अच्छा पुरुषार्थ है। बाकी अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कल कुछ और पूछेंगे भी, इसलिए रिवाइज करना सभी। ये 26 गाथा तक हम पूरा करके, और ये द्रव्य सामान्य षड द्रव्य पंचास्तिकाय का जो सामान्य स्वरूप है, इसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद फिर प्रत्येक द्रव्य की या अस्तिकाय की अलग अलग चर्चा होगी विस्तार से। और देखा कि बहुत सारी गाथाएं हैं, 25-30 ऐसी गाथाएं भी हैं। कोई अस्तिकाय का वर्णन 5-7 गाथाओं में है, मतलब विस्तार से ही वर्णन है सभी का। तो ऐसा बड़ा सुंदर है और सरल भी है। और हमने जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय किया, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय किया, तो निश्चित रूप से ये विषय हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। और जो विशेष विषय हमें यहाँ पर और मिलेगा वो हम ग्रहण करते जाएंगे। पुराना पक्का होगा, नया प्राप्त होगा, और मूल प्रयोजन तो एक ही रहेगा, चाहे वो द्रव्य संग्रह हो या पंचास्तिकाय हो या समयसार जी हो या और भी कोई चारों अनियोगों में से कोई भी ग्रंथ हो। सबका प्रयोजन है आत्मानुभूति से सुख प्राप्ति करना। ठीक है, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। ये अपनी जो गीत कुसुम है ना, इसमें पहला गीत ये लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर भी ये दिया है, यहाँ ये नीचे वाले फूल में जहाँ हाथ जोड़े ना, ये दिया किताब के फ्रंट पे। तो ये स्वाध्याय का मूल प्रयोजन है। ठीक है ना, ये स्वाध्याय क्यों निरंतर करना है? स्वानुभूति से निज सुख पाने, शिव सुख पाने, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। ठीक है, चलिए तो अब हम 26वीं गाथा पर पहुंचते हैं, नहीं 25वीं गाथा पर पहुंचते हैं पहले। और इन 25 और 26 दोनों गाथाओं में काल द्रव्य की ही चर्चा है। कल भी हमने 22, 23 और 24वीं गाथा पर चर्चा की थी। तो 22वीं गाथा में तो 5 अस्तिकायों की चर्चा की, और टीका में जरूर काल द्रव्य का उल्लेख किया था। फिर 23 और 24 दोनों गाथाओं में तो काल द्रव्य की ही चर्चा की गई थी, जिसमें निश्चय काल का स्वरूप भी बताया गया है। और अभी जो हमने चर्चा की है काल द्रव्य की विशेषता पर, परियठन लिंग संयुक्ता, वो भाव भी यहाँ वापस आया था। और उस गाथा का जो अभी हमने रिवाइज की, 6वीं गाथा थी, तो उसका उल्लेख वापस यहाँ पर किया है। तो उसी के संदर्भ में हमने उस गाथा को वापस रिवाइज किया था। तो अब यहाँ व्यवहार काल की चर्चा करते हैं। ठीक है, व्यवहार काल की चर्चा की जा रही है यहाँ पर 25वीं गाथा में, और 26वीं गाथा में भी व्यवहार काल की ही चर्चा है। इस तरह काल द्रव्य की के वर्णन वाली ये दोनों गाथाएं हैं। तो 4 गाथाएं हो गई है ना, 23, 24, 25 और 26। फिर आखिरी में 2-3 गाथाएं आएंगी। कहाँ कि जब 5वां अस्तिकाय का वर्णन पूर्ण हो जाएगा, तब पुनः काल द्रव्य को याद किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अस्तिकाय नहीं है लेकिन द्रव्य है, परिवर्तन में निमित्त है, और जीव और पुद्गल के परिवर्तन से वह ज्ञात होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका वर्णन भी प्रसंग प्राप्त रहेगा और आवश्यक होगा। अभी हम 25वीं गाथा की चर्चा करेंगे, जिसमें व्यवहार काल का कथनचित पराश्रयपना। व्यवहार काल कथनचित किसी दृष्टि से पराश्रित है, सर्वथा पराश्रित नहीं है। इसलिए अगली गाथा में कहेंगे ऐसा भी पराश्रित नहीं है ना। व्यवहार काल के कथनचित पराश्रयपने संबंधी सत्य युक्ति वो अगली गाथा में बताई जाएगी। तो अभी देखिए व्यवहार काल
के पराश्रय पने की चर्चा इसमें की गई है। 25वीं गाथा। समो निमिषो कट्ठा, समो निमिषो कट्ठा, कलायणाली कलायणाली तदो दिवारती, कलायणाली कलायणाली तदो दिवारती, मासो दुअयन मासो दुअयन संवत, मासो दुअयन संवत, छरोति छरोति कालो परायतो, छरोति कालो परायतो, समोर्णिमिषो कट्ठा, कलायणाली तदो दिवारती, मासो दुअयन संवत, छरोति कालो परायतो। ख्याल में आ रहा होगा थोड़ा बहुत अर्थ। समो समय, समय, निमिषो निमिष, निमिष, कट्ठा, काष्ठा, ये सब व्यवहार काल के प्रकार हैं, भेद हैं। एक समय, इतने समय हो गए, संख्यात समय, असंख्यात समय, समय की चर्चा। उसके बाद निमिष, निमिष की चर्चा। उसके बाद कट्ठा, फिर कला, नाली, ये नाम है सब, है ना। इसको अभी समझाएंगे। नाली, नाली का अर्थ है घड़ी, घड़ी। और उसके बाद तदो दिवारती, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। दिवारती, रत्ती रात्रि, दिवा रात्रि, दिवस और रात्रि दिन रात, दिन रात, ठीक है। मासो माह, दुअयन, मासो दुअयन, मासो तु अयन, मतलब मास, मास अर्थात माह है महीना, मास, अयन, 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 और संवत्सर। आज वीर शासन जयंती है, तो वीर शासन जयंती से भी हमारा ये नया वर्ष कहते हैं, नया वर्ष प्रारंभ होता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस से कहा जाता है, या निर्वाण दिवस से भी कहा जाता है। तो ज्यादा कौन सा महत्वपूर्ण है विषय, आज कुछ गोष्ठियां चल रही हैं, तो उनसे बड़े बड़े विद्वानों से हम समझ सकते हैं। और हमारे जीवन का नया वर्ष तो तभी प्रारंभ होगा, नया दिन तभी प्रारंभ होगा जब हमारे परिणति में मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त्व का जन्म होगा, अनादिकालीन दुख दूर होंगे और आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, और हमारा मोक्ष मार्ग में पदार्पण होगा और वृद्धि होती जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही हमारा वास्तविक नया वर्ष होगा। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी संवत्सर की बात की है, संवत्सर अर्थात वर्ष, ठीक है। संवत्सर इति कालो परायतो, इस प्रकार काल परायत है, अर्थात परतंत्र है या पराश्रित है। ये काल का विभाग किस अपेक्षा से होता है, ये हमने चर्चा की थी कि परिवर्तन लिंग संयुक्ता, ऐसा जो कहा था। तो वो जो काल द्रव्य है वो जीव और पुद्गलों के परिवर्तन से ज्ञात होता है। मतलब काल द्रव्य की पर्यायें ज्ञात होती हैं, और पर्याय जब हैं तो द्रव्य की भी सिद्धि होती है, क्योंकि बिना द्रव्य के तो कोई पर्याय होती नहीं, तो द्रव्य की भी सिद्धि होती है।
तो ये जो काल द्रव्य है ये इस तरह पराश्रित हो गया, मतलब इसका निरूपण करने के लिए, इसका प्रतिपादन करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें जीव और पुद्गल के परिणामों का सहारा लेना पड़ता है, निमित्त होता है इसकी सिद्धि में जीव और पुद्गल का परिणमन, इसीलिए इसको पराश्रित कहा गया है। ठीक है, तो ये सब जो कि एक समय हो गया, कैसे हो गया एक समय, जब पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से मंद गति से गमन करता हुआ दूसरे प्रदेश पर पहुंच जाए तो एक समय हो जाता है। ठीक है ना। और निमिष क्या होता है, निमिष ये आंखों की जो झपकन है ये निमिष कहलाती है। तो ये ऐसे गणित हैं ये, इसके लिए आपको ना तो कहीं किसी कैलेंडर को देखने की जरूरत पड़ेगी कि इतना समय हो गया है ना, और ये अब इतने मतलब इतने मिनट हो गए कि क्या हो गया, तो इसको हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, हम खुद गणित उसकी गणना कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दिन और रात की बात की है, घड़ी 24 मिनट की घड़ी होती है। ठीक है, वो घड़ी मतलब घड़ी डिब्बा नहीं, घड़ी का अर्थ है यहाँ पर 24 मिनट के समय को घड़ी कहते हैं, है ना। ऐसे ही दिन रात, और दिन रात गिनते जाओ तो फिर एक महीना हो गया, पहले तो और पहले एक पहर हो गया 3 घंटे का, है ना। फिर 3 घंटे का होता है ना एक पहर, और 3 करके 3 8 24, 8 पहर हो गए तो एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, दिन और रात पूरी हो गई। ऐसे दिन और रात बीतते जाएं तो फिर हो जाता है एक 15 दिन हो गए तो एक पक्ष होता है, और फिर 30 दिन हो गए तो एक मास होता है। ठीक है, ऐसे एक एक मास करके जब 3 मास बीत जाएं तो एक अयन होता है। अयन मतलब ऋतु होता है, तो वैसे 3 महीने की ऋतु होती है ना, और ऐसे ऐसे विभाजित हो जाता है, और फिर उसके बाद 12 महीनों का एक वर्ष होता है, संवत्सर एक वर्ष होता है। और ऐसे कई वर्ष, 10 वर्ष हो जाए तो दशक होता है, ये 100 वर्ष हो जाए तो शतक होता है, शताब्दी हो जाती है। ऐसे और भी लगाते हैं ना जो हम गणित, वो सब इसी पहले समय से शुरू किया है। ये सब व्यवहार काल है, ये गणित करना, ये समझना, गणना। इस तरह ये काल द्रव्य का स्वरूप बताया यहाँ पर व्यवहार काल का। अब हम इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे और फिर टीका पढ़ेंगे। देखिए समय निमेष, काष्ठा कला, घड़ी, अहोरात्र अर्थात दिन रात, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, ऐसा जो काल अर्थात व्यवहार काल वह पराश्रित है। ये मासर ऋतु, ये जो शब्द है ना, यहाँ संधि है जो, वहां से ऋतु शब्द निकला है। मास, मासर ऋतु, मासर लिखा है ना, तो ऋतु, फिर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो मास, फिर ऋतु, और फिर अयन शब्द निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऋतु शब्द अलग से नहीं डाला है, वो वहां है। मास, ऋतु, अयन और वर्ष, ऐसा जो काल वह पराश्रित है, इसीलिए उसको व्यवहार काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ व्यवहार काल का कथनचित पराश्रित पना दर्शाया है। परमाणु के गमन, एक एक समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। परमाणु के गमन के आश्रित समय है। एक समय किसे कहेंगे कि परमाणु मंद गति से गमन करता हुआ जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंच जाता है तो उसे एक समय कहते हैं। तो समय को समझने के लिए हमें परमाणु की गति को समझना पड़ेगा, इसीलिए पराश्रित है। परमाणु के गमन के आश्रित समय है। आंख के मिचने के आश्रित निमेष है, कि एक बार मिची, ऐसी पलक झपकी तो उसको कहते हैं निमेष। उसकी निमेष की अमुक संख्या से काष्ठा, कितनी निमेष की एक काष्ठा होती है। फिर कला और घड़ी होती है। ठीक है, घड़ी तो सबको पता ही है 24 मिनट की।
सूर्य के गमन के आश्रित अहोरात्र होता है। सूर्य पुद्गल है, विमान है वो ज्योतिषी देवों का, तो उसकी जब गति होती है, गमन होता है, तो हम रात और दिन को समझ लेते हैं कि अब दिन हो गया और सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य है नहीं, तो ये रात है, ऐसा हम समझ लेते हैं, है ना। सूर्य के गमन के आश्रित अहोरात्र होता है और उसकी अर्थात अहोरात्र की अमुक संख्या से मास, ऋतु, अयन और वर्ष होते हैं। ऐसा केवल काल की पर्याय मात्र से अवधारणा अशक्य होने से, काल द्रव्य की पर्याय के द्वारा ये विभाजन करना अशक्य होने से, अर्थात पर की अपेक्षा बिना परमाणु, आंख, सूर्य आदि पर पदार्थों की अपेक्षा बिना व्यवहार काल का माप निश्चित करना अशक्य होने से, अर्थात इनका माप नहीं किया जा सकता होने से उसे पराश्रित ऐसी उपमा दी जाती है। ठीक है, स्पष्ट है? तो भावार्थ पढ़ लेते हैं जिससे थोड़ा हो सकता है कोई बात और स्पष्ट आ जाए। और भावार्थ में मैंने देखा है कि जयसेनाचार्य की टीका का जो कुछ विशेष सार होता है, वो कोई विषय छूट गया हो, कोई और अधिक स्पष्ट कर दिया हो उन्होंने, तो भावार्थ में दे दिया जाता है। समय निमित्त भूत ऐसे मंद गति से परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट होता है, मापा जाता है समय, अर्थात परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे अनंतर आकाश प्रदेश में मंद गति से जाने में जो समय लगे उसे समय कहा जाता है। निमेष आंख के मिचने से प्रकट होता है, अर्थात खुली आंख के मिचने में जो समय लगे उसे निमेष कहा जाता है, और वह एक निमेष असंख्या समय का होता है। ठीक है, एक बार आंख मिचक गई है ना, तो असंख्या समय हो गए। 15 निमेष का एक काष्ठा, देखो विशेष मिल गया कि नहीं। 15 निमेष का एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 20 से कुछ अधिक कला की एक घड़ी, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त बनता है। अहोरात्र सूर्य के गमन से प्रकट होता है और वह एक अहोरात्र 30 मुहूर्त का होता है। 30 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे में, एक दिन रात में। 30 अहोरात्र का एक मास और 2 मास की एक ऋतु। देखो हमसे गलती हो गई थी, 3 मास बोल दिया, 2 मास की एक ऋतु, तो दो करके कितनी ऋतुएं होती हैं? मुख्य ऋतुएं तो 3 हैं, लेकिन ऐसे 6 हैं, 6 दूनी 12 है ना। तो 2 मास की एक ऋतु, 3 मास का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष बनता है। नहीं, क्या बोला है? 3 मास, 3 ऋतु का एक अयन, 3 ऋतु का एक अयन हो गया, अर्थात 2 मास करके 2 3 6 महीने का समझ लीजिए अयन हो गया। 3 ऋतु का एक अयन होता है, तो 3 और 3 6 ऋतुएं होती हैं, तो 2 अयन होते हैं एक वर्ष में, इसीलिए लिखा है 2 अयन का एक वर्ष बनता है। यह सब व्यवहार काल है। पल्योपम, सागरोपम आदि भी व्यवहार काल के भेद हैं। उपरोक्त समय, निमेष आदि सब वास्तव में मात्र निश्चय काल की ही, काल द्रव्य की ही पर्याय हैं। ये मत सोचना किसी और की पर्याय हैं, काल द्रव्य की ही पर्याय हैं, परंतु वे परमाणु आदि द्वारा प्रकट होती हैं, इसलिए अर्थात पर द्रव्यों द्वारा मापी जा सकती हैं, इसलिए उन्हें उपचार से पराश्रित कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारी 25वीं गाथा पूर्ण हुई। अब इसके बाद हम 26वीं गाथा पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये गाथा तो ऊपर ही है। अब इसमें फिर से जुड़ना पड़ेगा।
इसमें ये युक्ति बता रहे हैं कि पराश्रित पना क्यों कहा गया इसके संबंध में और चर्चा है। मैंने कहा था ना जयसेनाचार्य की टीका में आया है, उसमें ये सब वर्णन है बहुत सुंदर। तो दोनों टीकाएं इसलिए जो एक ग्रंथ बना है